आज के दिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घाटी में चुनावों को लेकर अलग अलग दलों से बातचीत कर रहा है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा हैं। इनसे सटीक और साफ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकसभा के जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अगर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा तो क्या उस एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी लड़ पाएगी, जूझ पाएगी। मिस्टर श्याम जी धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुनेद जी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है ग्राउंड पर कि 10 साल से आपके 2 सांसद हैं लोकसभा के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप चूंकि एक घूमते रहते हैं, तो आप जानना चाहूंगा कि क्या जमीनी स्तर पर आपको दिख रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है? नहीं, मैं प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रो कह रहा हूं, एंटी हो नहीं सकती। उसका कारण? शब्द प्रो इसीलिए इस्तेमाल किया। एंटी क्यों नहीं हो सकती? एंटी है नहीं, जिस तरह से 10 साल क्योंकि हम सरकारों में रहे हैं और पॉलिटिकल थोड़ी बहुत जो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो समझ रखते हैं, अगर आप फंक्शनिंग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, इंटरनल पॉलिसी को देखेंगे, एक्सटर्नल पॉलिसी को देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे, तो कोई भी सेक्टर आप देखेंगे, और फिर जो पिछड़े हुए तबके थे हमारे हिंदुस्तान में, वो तमाम तबकों को मद्देनजर रखते हुए जो पीपल फ्रेंडली इस किस्म के प्रोग्राम और इस किस्म की स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स जो लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी सरबराही हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये जनता मुझे कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। जैसे आपने कहा आपको कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती, लेकिन क्या ये संभव है कि 10 साल तक आपकी 2 या 3, मान लीजिए 6 सांसद जो हमारे हैं 10 साल से यही सांसद हैं, या मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो है ही हैं सांसद, कि मतलब लोगों के अंदर कोई नाराजगी है ही नहीं। मतलब ये आपको लगता है संभव है? आप खुद एक नेता हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेता कुछ इस तरह के हो जिनके खिलाफ कोई नाराजगी, कोई गुस्सा लोगों में है ही नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह का देश का माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र के मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पे उन्होंने डिलीवर किया। राम मंदिर की बात करें, डिलीवर किया। सीएए की बात करें, कल डिलीवर कर दिया। आर्टिकल 370 की बात कर दें, वो डिलीवर कर दिया। अन्य जितने भी राष्ट्र के मुद्दे थे, जिन मुद्दों, अच्छा उसके बाद सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार और भारतीय नागरिक खुद को हर जगह सुरक्षित महसूस करे, यह सबसे बड़ी गारंटी थी जो प्रधानमंत्री ने दी थी। इस पर भी बहुत हद तक डिलीवर किया, और यह भी हकीकत है कि 2014 से लेकर अब 2024 हुआ है, कुछ एक आतंकवादी घटनाएं देश के बाकी इलाकों में हुई होंगी, लेकिन वो बड़ी घटना किसी जगह नहीं घटी। तो ये तो नेशनल, लेकिन क्या ये मानेंगे कि यही कारण है कि आपके 2 जो प्रत्याशी हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं और एक सिर्फ लोकसभा सांसद हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है भाई, हम काम करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, चुनाव तो हमने जीत ही जाना है। देखो, चेहरा तो ये मानना पड़ेगा कि आज पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई आसपास उनका सानी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और जो एडमिटेड फैक्ट है उससे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सच्चाई नहीं है। उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नेंस जो था, खासकर मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश की बात करूंगा, वो कहीं ना कहीं यहां मिसिंग रहा है। चाहे उन सरकारों में हम भी रहे हैं, और उस समय भी मेरी ये अपने साथियों को हम कहते थे कि हम गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, गवर्नेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जो लोगों के इशू थे, जो पर्टेन करते थे, उनको एड्रेस किया है। और उसके साथ साथ जो चुनाव मैनिफेस्टो और जो विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको अमली जामा पहुंचाया है। इंडिविजुअल कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती है, लेकिन जब माननीय मोदी जी और उनकी गुड गवर्नेंस सामने आती है, तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं ये एक तरफा फैसला करेंगे, और पहले से भी ज्यादा मार्जिन से हम जम्मू वाली जो दोनों सीटें हैं और तीसरी भी जो सीट है
अनंतनाग रजौरी, पांचों के पांचों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैं हकीकत से कभी भी लेफ्ट राइट नहीं जाता हूं। लेकिन ये 3 सीट्स जो हैं, ये अगर कल इलेक्शन होती है तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ, मैंने कहा कि जो जितना पहले था, अनंतनाग रजौरी तो इसमें ऐड होगी क्योंकि वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उस तरीके से कार्य की है, 18-18 सीटों की और बराबर वोट की। तो ये 3 सीट्स जो हैं हम एक अच्छे मार्जिन से जो है वो हम जीतेंगे। एंटी इंक्यूबेंसी कहीं नजर नहीं आती है। जैसे आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आती है, तो सवाल एक ये है कि लोकतंत्र में जब तक लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं, उसके कामकाज को देखकर वोट देते हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि एक कैंडिडेट 2 या 3 या 4 बार रिपीट होता है अगर उसका काम ठीक नहीं है। क्या ये हमारे जैसे जो देश अभी विकसित हो रहा है, क्या हमारे देश में ये सही है कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन है कि आपने प्रधानमंत्री चुनना है देश का, आपने लोकसभा के लिए सांसद नहीं चुनना, आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सांसद तो केवल इंश्योर करेगा कि आपका प्रधानमंत्री फलाना आदमी हो। क्या ये हमारे जैसे देश के लिए ठीक स्टाइल ऑफ इलेक्शन है? देखिए, मैं यहां आपके साथ ये ऐड करूंगा कि एक सेट फ्रेमवर्क में मेंबर पार्लियामेंट ने काम करना होता है, इसी तरीके से लेजिस्लेटर ने करना होता है। डिफाइन है उसकी डिटेल, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग। मुझे लगता है कि उसमें हमारे दोनों जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के और अच्छे, अगर हम देखेंगे रैंकिंग, तो अच्छे रैंकिंग के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये बेसिक चीजें हैं, पीने के पानी की बात करें, तो ये सारी चीजों को उन्होंने अपनी कोशिशों से उसको एड्रेस किया। और लिबरल फंडिंग जो है, अगर आप उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो अगर हम वो रेशो देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी है। इसी तरीके के जम्मू के अगर हम देखेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं जब और लोग ये पहचानते हैं। और सबसे बड़ी जो बात कही है, आज लोगों में जो एक चीज और सोच डेवलप हो रही है राष्ट्र के प्रति, जो मोदी जी ने एक पॉलिटिकल नरेटिव जो है वो हिंदुस्तान का चेंज कर दिया। हिंदुस्तान का ही नहीं, अब वो उन्होंने बाहर के मुल्कों का भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से है। जहां भी जो जाते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है या दूसरी हैं, तो इसलिए अगर ग्राउंड में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल नरेटिव चेंज हुआ है। डेवलपमेंट को भी लोग जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। और फिर वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, हर सेक्शन को वो कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेट में भी हमें जो फंक्शनिंग रही है, खासकर ये 4 साल 4.5 साल की अगर हम देखेंगे, जब से ये प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो भी एक पॉलिटिकल सोच रखने वाले आदमी हैं और उनकी भी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेटिंग देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आपने रेटिंग की बात की, वहीं पर जिस समय ये तय हो रहा था कि आपके साल 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी कौन होंगे, तो उस समय बहुत सारे नाम जो है वो उन पर चीमा गोइयां हो रही थी, कानाफूसी हो रही थी कि सत शर्मा का नाम भी था, आपका नाम भी था, देवेंद्र सिंह राणा का नाम था, आपके अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम जम्मू पुंछ से भी था, उधमपुर डोडा से भी था, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद अनंतनाग और राजौरी पुंछ से भी उनका नाम है। इन परिस्थितियों में सभी लोग इतने अगर आपके पास कैंडिडेट हैं, और एक और सिनारियो जिस पर बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि 10 साल से पीएमओ में हैं और अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड है उनका पीएमओ में, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा और कुछ नहीं, तो उसके चलते हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को राज्यसभा के जरिए जो है कंटिन्यू किया जाए। इस तरह की बातें चल रही थी और इन दोनों लोकसभा सीटों पर नए कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा कि यही कैंडिडेट रिपीट हो गए। तो ये क्या अब बीजेपी में भी आंतरिक लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, या कोई और कारण था, या ये सिर्फ अफवाहें थी, बाहर ऐसी कोई कहानी थी ही नहीं? देखिए, ये डेमोक्रेसी होती है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो एक पार्टी है उसमें होनी चाहिए। हर आदमी ने अपना अपना क्लेम रखा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से, मुझे जितनी जानकारी है, हम 2 लोग नहीं थे, मुझे लगता है हमने क्लेम नहीं किया, ना हमने किसी को बोला कि हमें भी इलेक्शन लड़नी है।
सीधी बात करता हूं कि हम लोग कहीं चर्चा में आए होंगे तो वो लोगों का और उन लोगों की मेहरबानी है, लेकिन हम कभी भी डेस्परेट नहीं थे। आपने देवेंद्र राणा के लिए कहा, जितना मैं उनको जानता हूं, और मुझे लगता है वो भी डेस्परेट नहीं थे और श्यामलाल शर्मा भी इसके लिए डेस्परेट नहीं थे। बाकी कौन कौन लोग चर्चा में थे, ना हम उस टोली में हैं, किन किन के नाम चर्चा में आए, कौन कौन लोग जो थे वो डेस्परेट थे, जहां क्या डिमांड कर रहे थे, वो पार्टी की है। और अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, कल ही आप देखो पूरे मीडिया में, जो हम आपके बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जो नेशनल टेलीविजन है, उनमें आ गया कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। यही फर्क है सरकार की और पार्टी की रणनीति जो है वो समय से पहले कैसे एक्सपोज हो जाए। तो पार्टी ने पहले ही मन बना लिया होगा। अब आप देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, 10 साल में अगर उनके डिपार्टमेंट भी आप देखेंगे, बहुत से लोग तो उनके जितने डिपार्टमेंट हैं उनको स्टडी मतलब नाम ही नहीं पढ़ सकते। अगर आप कल ही देखेंगे डीआरडीओ ने जो अग्नि 5th बिल्कुल लॉन्च किया है, उसके बाद भी आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो ये पिछले 10 साल में सफर तय किया है, तो कहीं ना कहीं उस मिनिस्टर की तो कंट्रीब्यूशन है। मुझे जितेंद्र सिंह की शक्ल पसंद नहीं है तो मैंने जितेंद्र सिंह की मुखालफत करनी है। मुझे जुगल किशोर जी अच्छे नहीं लगते, जहां मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए जुगल किशोर जी की मुखालफत करनी है। वो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, ये जेपी नड्डा जी का है, अमित शाह जी का है, माननीय मोदी जी का है, और जो वहां पे पार्लियामेंट बोर्ड है उन्होंने जो फैसला किया। और भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने की कार्यप्रणाली है उसमें संगठन कोलेक्टिव एफर्ट्स होती है, संगठन सर्वप्रिय है। तो अब क्या होगा, कश्मीर में भी आपके कैंडिडेट खड़े करने, मुजफ्फर हुसैन बेग प्रधानमंत्री की रैली में आए लेकिन नाराज होकर वापस चले गए, तो कुछ अटकलें लग रही हैं कि शायद वो भी आपके साथ साथ ही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक लड़ाई वो बात करते थे पहाड़ी कबीले की, तो अब क्यों नाराज हैं ये तो नहीं मुझे पता। नाराजगी का तो मुझे नहीं पता, आपसे ही जानकारी नजर आ रही है। तो हम वैली में अभी आपने देखा, सबसे बड़ी खुशी ये होनी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी लीडरशिप का ये है कि नॉर्मलसी यहां पे कैसे रिस्टोर हो। 90% हो गई है। लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर हो, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वर्किंग जो यहां रिलेशंस हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, वो और मजीद स्ट्रेंथन कैसे हों, हमारी प्रायोरिटी वो है। और हमने पांचों की पांचों सीट में, आप मुझे बताइए 90, 84 या 85 या 87 के बाद इतनी बड़ी रैली आपने कभी कश्मीर में देखी है? और कहां कहां से, एवरी नुक एंड कॉर्नर से। लेकिन आपके जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो आपके ऊपर आरोप लगाती हैं कि आपने सरकारी मुलाजिमों को जबरदस्ती गाड़ियों में 5 डिस्टो भरकर आपने उनको वहां पहुंचाया, और वो लोग रैली में थे। वो तो कहते हैं आम कार्यकर्ता कोई आया ही नहीं। मैं इतना कहूंगा कि अगर वो ऑफिशियल प्रोग्राम था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल प्रोग्राम में, उनका काम था, भारतीय जनता पार्टी की स्टेज नहीं थी, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आ रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, हम भी मोदी का परिवार हैं, तो वो क्या कोई पुलिस वाला एसएचओ कलवा रहा था उनसे, कोई एसएसपी कलवा रहा था, कोई कलेक्टर कलवा रहा था? ये तो अब खसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है, उनकी जमीन नीचे से निकल गई है, पता चल जाएगा। पहले वो आप देखिए गुपकार कहां है, क्या रो रहे हैं, आपस में ही नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने दगा किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने, उनको भी राजनीति भाई जुनेद करने दो, क्या कहें और लोगों को। वो तो कहते थे कि यहां तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, और कमल का फूल सर पे उठा के लोग घूम रहे हैं, पंगड़ियां बांधी हुई हैं, पूरे पूरे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी बहनों ने, मेरे भाई, मैंने कश्मीर को 40 साल देखा है, आपने भी देखा है।
तो वो अब क्या कहेंगे, महबूबा जी क्या कहें? उसने कहा था जहां तरंग और आग लग जाएगी। आज आग नहीं है, पैलेट गन नहीं है। हमने देखा है कितने लोग इंजर्ड हुए थे, कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं उस सरकार में रहा हूं, छोटी सी बात थी वो, फितना खड़ा हो गया था। एक छुपैया में बात हुई और उसमें गवर्नमेंट मुलाजिम, बाद में सीबीआई ने इंक्वायरी करी, आपको भी पता है। बिल्कुल डिसमिस हो गए इनमें से डॉक्टर दो थे। और वो डॉक्टर कौन थे? किसी चीफ मिनिस्टर के पीए के एक बेटी थी। क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। किसी फार्मर चीफ मिनिस्टर की वो थी और मेरे पास सिफारिश आती थी। क्या करते थे, कितने घिनौने, कितने गंदे लोग थे। हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई थी ना, और 4,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो वुंडेड हुए, हंड्रेड्स की तादाद में मारे गए, कितनों की आंखों की रोशनी चली गई। ये फितनेबाज लोग थे। तो आज ये हमें कहते हैं कि ये नहीं, अब उससे तो अरमान है। नौजवान हमारे बिल्कुल ठीक हैं, फिजिकली मेंटली फिट हैं, और मुझे लगता है वो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने बात यहां पर खत्म की कि एक जमाना था जब घाटी के एक बड़ी नेता ने यह कहा था कि अगर आपने 370 हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अब हालत यह पहुंच चुकी है कि तिरंगा तो छोड़िए, कमल का फूल सर पर लेकर घाटी का आम नागरिक घूम रहा है।